हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक बाय आकर्षक अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए हम लोग कर रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स 2 का ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव सीरीज का सीरीज नंबर 5 है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट 5 है अप्लाइड फिजिक्स 2 का, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले हम लोगों ने 4 ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लोगों ने अटेंड किया है, उसको देखा है। इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, है ना, वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस थे। आइए, ये आपका इस अप्लाइड फिजिक्स 2 का ये एक लास्ट टेस्ट सीरीज होगा अप्लाइड फिजिक्स 2 से रिलेटेड। इसके बाद, है ना, देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस इसमें हमारे लिए क्या क्या है। इस टेस्ट सीरीज में कौन कौन से वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, किस किस क्वेश्चन से पाला पड़ेगा। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सेमीकंडक्टर मटेरियल है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उसके पास क्या होता है। ये रहे आपके सामने ऑप्शन। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैव आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, टेट्रावैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मार्क करें अपने आंसर को, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें, जल्दी से जल्दी जल्दी। Semiconductor materials have ionic bond, covalent bond, tetravalent bond and coordinate bond. Which one is correct? That's very simple. ये रहा इस सवाल का सही जवाब। उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। हाँ, हम लोग ये सब जानते हैं कि जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल फॉर्म होता है वो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। सिलिकॉन एटम की बात करें या इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक की बात करें, अगर मैं इंट्रिंसिक की ही बात करूं, सिलिकॉन मटेरियल की बात करूं, तो ये सिलिकॉन के एटम सभी एक दूसरे के साथ ऐसा शेयर किए रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसका इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम लोग क्या, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये, नहीं, और ये आपस में क्या कर रहता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। नहीं, दैट इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ, नहीं, तो दिस इज द कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या है, कोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड। नहीं, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं वो किस बंधन के जरिए, वो है कोवैलेंट बॉन्ड। नहीं, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज नो होल करेंट इन गुड कंडक्टर्स बिकॉज, एक गुड कंडक्टर में कोई होल करंट नाम का चीज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दे आर फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस, उसके पास इलेक्ट्रॉन गैस बहुत अधिक, पूरा इलेक्ट्रॉन गैस से भरा होता है वो। दे हैव लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप, उसके बीच में फॉरबिडन गैप की जो एनर्जी है वो बहुत अधिक होती है। हैव नो वैलेंस बैंड, उसमें कोई वैलेंस बैंड ही नहीं होता। हैव ओवरलैपिंग वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। जल्दी बताइए, एक कंडक्टर के पास कोई होल करंट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? इसमें से कौन सा आंसर सही है? एक कंडक्टर के पास फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस होता है, हैव लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, हैव नो वैलेंस बैंड, या हैव ओवरलैपिंग वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। जल्दी मार्क करें अपने रेस्पॉन्स को, जल्दी। जल्दी बताइए, एक गुड कंडक्टर के पास होल करंट क्यों नहीं होता है? नहीं, जल्दी बताइए। बी, वाह क्या बात है। सी, नहीं, बैलेंस बैंड ही नहीं होता है, यही होगा रीजन। जल्दी मार्क करें, जल्दी
ये रहा इस सवाल का सही जवाब आपके सामने। हैव ओवरलैपिंग वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, कि ये कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप होता है, जिसके कारण उसमें कोई होल नहीं बनता है। क्या कॉन्सेप्ट था इसके पीछे? अलग अलग मटेरियल का एक बैंड एनर्जी गैप, बैंड एनर्जी, एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड के आधार पर भी हमने मटेरियल को आपको डिस्क्राइब किया था, है ना? इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर, वो कोई भी मटेरियल हो उसको हम इस एनर्जी बैंड लेवल के आधार पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करना हो तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम क्या कहता है कि मटेरियल के पास एक वैलेंस बैंड है, दिस इज द ईवी, और एक कंडक्शन बैंड है, दिस इज द ईसी, दिस इज द एनर्जी। और कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच में एक गैप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एनर्जी गैप एंड एनर्जी गैप। नहीं, ये गैप है, अलग अलग मटेरियल में ये अलग अलग पाए जाते हैं। इंसुलेटर में ये गैप जो एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, दैट इज द ईसी, दिस इज द ईवी, ये अधिक है, ये अधिक होता है, दिस इज द बैंड गैप, दिस एनर्जी इज मोर इन द इंसुलेटर, बट इन सेमीकंडक्टर this gap is minimum, this gap is less, not so much as in insulator, ये यहां पर कम होता है, EV, this is the EC। लेकिन कंडक्टर में, ये सेमीकंडक्टर की कहानी है, सेमीकंडक्टर, लेकिन कंडक्टर में जो हमारा एनर्जी लेवल है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है। कहने का सेंस, ये आपका ईसी है, ये आपका ईवी है। देखिए कि ईवी के अंदर में ही ईसी है, ये सेंस, ये ऐसा कहने का मतलब क्या है कि इससे ऊपर यहां से ये पूरा है क्या चीज, ये इतना, ये पूरा है क्या चीज, बैलेंस बैंड, और इस जगह से इस जगह से ऊपर पूरा है क्या चीज, कंडक्शन बैंड, इससे ऊपर पूरा है कंडक्शन बैंड, ये पूरा कंडक्शन बैंड, लेकिन यहां तक ये तो है बैलेंस बैंड। तो ये इतना दूर का जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज ओवरलैप, बैलेंस बैंड का पोर्शन और कंडक्शन बैंड का पोर्शन दोनों क्या है, ओवरलैप है, एक दूसरे के ऊपर रहता है ना? ऐसा समझिए कि जैसे कि बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड में इंगेज है वो बाय डिफॉल्ट कहां पर है, कंडक्शन बैंड में, ऐसा समझ लीजिए। तो ये ओवरलैपिंग होता है जिसके कारण यहां कोई होल का फॉर्मेशन की कोई कॉन्सेप्ट नहीं। वो कहां पर है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में ये जो बैंड गैप है, एनर्जी गैप, ये इजी, जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। अगर इजी जर्मेनियम की बात करेंगे तो ये 0.72, और सिलिकॉन की बात करेंगे तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये। लेकिन इंसुलेटर में ये जो Eg है दैट इज द ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है ये गैप। इसीलिए देयर इज नो होल करंट इन गुड कंडक्टर बिकॉज दे हैव ओवरलैपिंग वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। नहीं, हम लोगों ने इस चीज को कहां कहां पढ़ा है, तो फिजिक्स में भी पढ़ा है, अप्लाइड फिजिक्स 2 जिसका अभी हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, इसमें भी पढ़ा है लास्ट यूनिट में मॉडर्न फिजिक्स में, और ट्रिपल ई में भी पढ़ा है। नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर क्रॉसिंग द जंक्शन ऑफ ए डायोड डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन द। जो माइनॉरिटी कैरियर है एक डायोड के अंदर जो जंक्शन को क्रॉस करता है वो प्राइमरीली किस पर डिपेंड करता है, ये रहा आपके सामने ऑप्शन।
concentration of doping impurities, magnitude of the potential barrier, magnitude of the forward bias voltage, rate of thermal generation of electron hole pairs. जल्दी मार्क करें. The number of minority carrier crossing the junction of a diode depends primarily on the concentration of doping impurities, magnitude of the potential barrier, magnitude of forward bias voltage, rate of thermal generation of electron hole pairs. मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को जल्दी. कौन सा सही है? एक डायोड में जो माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस करता है वो किस पर डिपेंड करता है? प्राइमरीली. ये रहा इस सवाल का सही जवाब. रेट ऑफ थर्मल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर. नहीं, क्योंकि जंक्शन को जो मेनली क्रॉस करता है फॉरवर्ड बायस में वो क्या है? हमारा मेजोरिटी कैरियर, जो कि इम्प्यूरिटी के द्वारा हमको मिलता है, चाहे वो एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी हो या डोनर इम्प्यूरिटी. नहीं, उस इम्प्यूरिटी के कारण वो जो मेजोरिटी कैरियर्स हैं वो फ्लो करता है इसको फॉरवर्ड बायस में. लेकिन जो जब रिवर्स बायस करते हैं हम उसको, तो माइनॉरिटी का फ्लो होता है. नहीं, माइनॉरिटी का फ्लो, माइनॉरिटी को आप देगा, कौन देगा? तो मेजोरिटी आपको, इम्प्यूरिटी आपको माइनॉरिटी कैरियर थोड़ी देता है. ये माइनॉरिटी थर्मली जनरेट होते हैं. थर्मली जनरेट होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और होल का पेयर क्रिएट होता है. कब? बॉन्ड के टूटने से. जब बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन होल का पेयर जनरेट होता है. सो दिस इज द रीजन रेट ऑफ थर्मल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इन ए सेमीकंडक्टर डायोड द बैरियर पोटेंशियल ऑफर्स अपोजिशन टू ओनली. बैरियर पोटेंशियल किसको अपोज करता है? ये रहा आपके सामने ऑप्शन. मेजोरिटी कैरियर इन बोथ रीजियन, minority carrier in both region, free electrons in n region, hole in the p region. है ना, यहाँ होगा p region. चलिए जल्दी मार्क करें. In semiconductor diode, the barrier potential offers opposition to only majority carriers in both region, minority carriers in both region, free electrons in n region and holes in the, यहाँ होगा p रीजन. ठीक है, मार्क करें अपने आंसर को. यहाँ पर आएगा क्या? p रीजन. जल्दी मार्क करें अपने आंसर को. ये रहा इस सवाल का सही जवाब. दैट इज द मेजोरिटी कैरियर इन बोथ रीजन. नहीं, सही कह रहा है ना? बिल्कुल सही कह रहा है. ये कैसे? देखिए, ये रहा हमारे पास पीएन जंक्शन. ये पी टाइप, ये एन टाइप. नहीं, इस साइड में, पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स कम और होल ज्यादा. ये होल, ये इलेक्ट्रॉन. एन साइड में इलेक्ट्रॉन अधिक, होल कम. नहीं, सो एन साइड में ये इलेक्ट्रॉन क्या है? मेजोरिटी है, मेजोरिटी. और होल क्या है? वो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी. ये पी साइड में ये इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी है. और ये होल क्या है? वो मेजोरिटी कैरियर है, मेजोरिटी. जब ये पी टाइप एन टाइप में ये जब ज्वाइन होता है तो यहां पर एक प्रोसेस होता है, दैट इज द डिफ्यूजन. मीन्स कैरियर डिफ्यूज होता है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. मीन्स
इस साइड में ज्यादा क्या है, होल है, इस साइड में होल कम है, इधर से होल उधर जाएगा, मतलब कि ये होल यहां से ऐसे, मान लीजिए कि ये होल इधर जाएगा ऐसे, नहीं ये होल ऐसे फ्लो होगा, और इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इधर इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन इस साइड में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है। तो ये मेजोरिटी कैरियर का फ्लो होता है, इसका फ्लो है, मेजोरिटी कैरियर डिफ्यूज होता है, क्या होता है, मेजोरिटी कैरियर्स डिफ्यूज, डिफ्यूज्ड या डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन, अक्रॉस द जंक्शन, जंक्शन के अक्रॉस ये मेजोरिटी कैरियर का डिफ्यूजन होता है, जिसके कारण हमको एक डिफ्यूजन करंट भी मिलता है विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल सोर्स, नहीं। तो ये मेजोरिटी कैरियर का जब फ्लो होगा तो इंटरेस्टिंग चीज यहां क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पर आयंस, इमोबाइल आयंस जमा होने लगते हैं, क्या हो जाता है यहां पर, इमोबाइल आयंस क्रिएट हो जाते हैं इसके पास में, और यहां पर इमोबाइल आयन पी साइड से होल जा रहा है, मतलब यहां होल एक्सेप्ट करेगा, मतलब यहां पर निगेटिव माइनस माइनस, यहां पर ये क्रिएट हो जाता है इमोबाइल आयन से, इस साइड में प्लस ये क्रिएट हो जाता है, दैट इज द इमोबाइल आयंस, मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, यही ना होता है, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो, अब मैं जितना बात बोले जा रहा हूं ये सभी एक ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, ये सभी एक ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। सो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, ये प्लस रहा और ये माइनस रहा, मींस प्लस से माइनस के बीच में ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, जब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को सपोर्ट भी करेगा अपोज भी करेगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कैरियर, जैसे ये इधर प्लस है इधर माइनस है, तो अगर इधर से कोई प्लस उधर जाना चाहेगा तो यहां पर तो प्लस क्रिएट हो गया है, इधर से होल है ना प्लस है, और प्लस उधर जाना चाहेगा तो ये प्लस उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, नहीं तुम मत आओ, रोकेगा, नहीं इधर से क्या आ रहा था, इधर इलेक्ट्रॉन्स आ रहा था, यहां पर निगेटिव क्रिएट हो गया, निगेटिव क्रिएट होने मतलब निगेटिव निगेटिव के बीच में तो रिपल्सन होता है ना, इलेक्ट्रॉन आ रहा है इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, सो इधर के इलेक्ट्रॉन जब इधर आ रहा है यहां पर निगेटिव चार्ज क्रिएट होने के कारण उसको अपोज करेगा, तुम इधर मत आओ, दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो यहां पर एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाता है, उस डिप्लेशन लेयर में डिप्लीट मतलब वहां पर फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता, वहां इमोबाइल आयंस होते हैं, वो इमोबाइल आयंस, ये जो मेजोरिटी कैरियर का फ्लो हो रहा था पी से एन में होल जा रहा था, एन से पी में इलेक्ट्रॉन आ रहा था, मेजोरिटी कैरियर का जो फ्लो हो रहा था इसका अपोज करेगा कौन, यही बैरियर पोटेंशियल, यही बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो गया, दिस इज द बैरियर पोटेंशियल V नॉट, मान लीजिए बैरियर पोटेंशियल ये डेवलप हो गया, तो ये बैरियर पोटेंशियल का डेवलप हो जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलप हो जाना, डिप्लीशन लेयर का क्रिएट हो जाना, ये सभी क्या करेगा, मेजोरिटी कैरियर के फ्लो को अप, so this is the correct answer, majority carrier in both the region, in a semiconductor diode the barrier potential offers opposition to only मेजोरिटी कैरियर्स इन बोथ रीजन, इस साइड में जो मेजोरिटी है इस साइड, इस रीजन में जो मेजोरिटी उसी के ना फ्लो को अपोज कर रहा है, समझ में बात। नेक्स्ट, व्हेन वी अप्लाई रिवर्स बायस टू ए जंक्शन डायोड, इट, अगर आप एक जंक्शन डायोड के क्रॉस रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इट लोअर द पोटेंशियल बैरियर, वो जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है वो कम हो जाएगा, रेज द पोटेंशियल बैरियर, वो जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट था वो और बढ़ जाएगा, ग्रेटली इंक्रीज द मेजोरिटी कैरियर करंट, मेजोरिटी कैरियर के कारण जो करंट है वो ज्यादा बढ़ जाएगा,
या रेट ऑफ थर्मल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर, या रेट ऑफ जो जनरेशन है थर्मल इलेक्ट्रॉन्स पेयर का वो बढ़ जाएगा, क्या होगा? दिस इज द ऑप्शन in front of you. Mark your response. When we apply reverse bias to a junction diode, it lowers the potential barriers, it raises the potential barriers, it greatly increases the majority carrier current, and it rates the thermal generation of electron hole pair. जल्दी मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, रेज द पोटेंशियल बैरियर। वो जो रिवर्स बायस हम करते हैं तो पोटेंशियल बैरियर मतलब वो और बढ़ जाता है, नहीं मतलब मेजोरिटी कैरियर का फ्लो एकदम बंद हो जाता है। फॉरवर्ड बायस करते हैं तब ना ये बैरियर पोटेंशियल कम होता है, नहीं जंक्शन का रेजिस्टेंस कम होता है। रिवर्स बायस करते हैं तो यही जंक्शन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। समझ में आया? सो दिस रेज द पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, एनर्जी बैंड इज, एनर्जी बैंड क्या है? एनर्जी बैंड इज द रेंज ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ सम ऑर्बिट इन ए सॉलिड। एनर्जी बैंड इज a single energy possessed by an electron in an orbit. Energy band is the energy of the valence band, और energy band is all of the above, जो भी ऊपर लिखा है वो सभी होता है। जल्दी मार्क करें अपने आंसर को। एनर्जी बैंड क्या होता है? एनर्जी बैंड इज the range of energies possessed by electrons of some orbit in a solid. A single energy possessed by an electron in an orbit. The energy of the valence band, all of the above. ये रहा इस सवाल का सही जवाब आपके सामने। The range of energies possessed by the electron of some orbit in a solid. नहीं? That is the energy band. एनर्जी लेवल की कहानी अलग है, एनर्जी बैंड की कहानी अलग है। जब आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं तो उसमें हम एनर्जी लेवल टर्म्स का यूज करते हैं, लेवल, एनर्जी लेवल। लेकिन जब एक हम सॉलिड मटेरियल क्रिस्टल की बात करते हैं तो एक क्रिस्टल में बहुत सारे एटम होते हैं, तो सारे एटम के एनर्जी लेवल को मिला के हम लोग बनाते हैं क्या? एनर्जी बैंड। दैट्स द वेरी कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट द to describe the material characteristics, its electrical properties, to classify the material। एक मटेरियल को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग बैंड एनर्जी गैप का यूज करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को देखने के लिए। सो द रेंज ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ सम ऑर्बिट इन ए सॉलिड, नहीं, दैट इज द एनर्जी बैंड। नेक्स्ट, बैलेंस बैंड इज द एनर्जी बैंड। बैलेंस बैंड एक एनर्जी बैंड है विच पोसेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो पोसेस करता है मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रखता है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, फॉर्म्ड बाय ए सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल कंटेनिंग ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैविंग हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड एनर्जी, आइदर ऑफ दीज, या ये सभी। जल्दी बताइए। Valence band is the energy band which possesses the valence electrons found by a series of energy level containing the valence electrons having the highest occupied valence band energy, either of these। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, either of these। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्शन बैंड इज, कंडक्शन बैंड क्या होता है? Conduction band is band occupied by free electrons, energy band which possess free electrons, band possessed by the conduction band electrons, either of these। क्या होता है? आगे आओगे दिमाग में, ये सभी होता है, either of these। नेक्स्ट, एनर्जी बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम इज, जर्मेनियम के लिए एनर्जी बैंड गैप क्या है? अब इसका जवाब भी दे दिया था पहले ही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में। सिलिकॉन के लिए भी, जर्मेनियम के लिए भी हमने बताया, वहां नोट किया था। एनर्जी बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
और 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए है? सिलिकॉन के लिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो बिहेव्स एज, एब्सोल्यूट जीरो पे सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है? एज ए इंसुलेटर, मेटल, सेमीकंडक्टर या कंडक्टर, ये किस तरह बिहेव करता है? जल्दी मार्क करो अपने रिस्पॉन्स को। एट एब्सोल्यूट जीरो सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज ए इंसुलेटर, ये रहा सही सब जवाब, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड, जो पांचवें ग्रुप का एलिमेंट है उसको क्या कहते हैं? ये रहा आपके सामने, डोनर इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, बोथ ए एंड बी, मतलब डोनर भी कहते हैं एक्सेप्टर भी कहते हैं, या नन ऑफ दिस। जल्दी मार्क करो। हम जब एक्सट्रिंसिक मटेरियल बनाते हैं पी टाइप एन टाइप, उसमें जो डॉपिंग करते हैं वो डॉपिंग के लिए हम लोग या तो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को लेते हैं या फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को लेते हैं। नहीं तो वो जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट है उसको क्या बोलते हो आप? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी, क्या बोलते हैं? जल्दी मार्क करें आप। ये रहा इस सवाल का सही जवाब आपके सामने, दैट इज द डोनर इम्प्योरिटी। तो हम लोग फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग डोनर इम्प्योरिटी, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन देता है, और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं क्योंकि वो होल देता है। नहीं तो पी टाइप में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, मतलब थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है। एन टाइप में डोनर इम्प्योरिटी है, मतलब इंट्रिंसिक वाले प्योर वाले में पांचवें ग्रुप का एलिमेंट ऐड किया गया है। So this is the fifth group element are called donor impurity. A p type material is, एक p type material क्या होता है? न्यूट्रल होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इंसुलेटर होता है। जल्दी बताइए, मार्क कीजिए अपने आंसर को। एक p टाइप मटेरियल चाहे n टाइप मटेरियल कोई भी अगर इस तरह से लिखा हो p टाइप मटेरियल इज, क्या है कि वो न्यूट्रल होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, या इंसुलेटर होता है। मैं श्योर हूं अधिकांश बच्चे किस आंसर के साथ जाएंगे, है ना, किस आंसर के साथ जाएंगे? मैं आंसर बताने से पहले बता रहा हूं, वो जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज के साथ, क्योंकि माइंड में ध्यान है पी मतलब पॉजिटिव और एन मतलब निगेटिव। उनके दिमाग में ही बात है, क्या चीज? पक्का एकदम 100%, मैं देख भी रहा हूं। पी मतलब पॉजिटिव और एन मतलब निगेटिव, ये पी टाइप, ये पी टाइप। नहीं इसमें होल अधिक है, इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें होल अधिक है, इलेक्ट्रॉन कम है। नहीं ये एन टाइप, इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है, होल कम है। नहीं इलेक्ट्रॉन अधिक है, होल कम है, एन मतलब निगेटिव, ये निगेटिव है। यहां होल अधिक है, इलेक्ट्रॉन कम है, होल पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, मतलब पी मतलब यहां पर सेंस पॉजिटिव। अधिकांश बच्चों के माइंड में यही बात है कि पी मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये एन मतलब निगेटिव, निगेटिव चार्ज है। नहीं अधिकांश बच्चों के माइंड में यही है। कन्वेंशनली हम लोग ऐसा यूज करते हैं, कन्वेंशनली पी फॉर पॉजिटिव हम लोग इस सेंस में कहते हैं, बात सही है कि इसमें होल अधिक है, इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसीलिए एन फॉर निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है ना, निगेटिविटी ज्यादा है। तो इसका मतलब तो यही हो गया कि पी टाइप मटेरियल इज क्या होता है? ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसका मतलब ये होता है क्या? आइए इसका जवाब देखते हैं। ये रहा इस सवाल का सही जवाब आपके सामने। ये लो, पी टाइप मटेरियल इज न्यूट्रल। कहा ना कि डिग्री लेने के बाद, पास आउट होने के बाद, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो बच्चे के दिमाग में ये समझ में ही नहीं आता क्लियर किया क्या सही था क्या गलत था, पता नहीं चलता है। इसलिए आप बहुत कॉन्शियस हो जाइए, एक एक चीज को बारीकी से थोड़ा नोट डाउन भी करें, क्लास में एकदम चौकन्ना रहे, है ना। एक
पी टाइप मटेरियल ये न्यूट्रल होता है, एन टाइप मटेरियल भी ये भी न्यूट्रल ही होता है। प्राकृतिक रूप से जितने भी मटेरियल हैं वो सभी मटेरियल क्या है, वो न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही होल हैं। लेकिन जो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल है उसमें तो हमने डॉपिंग करके रखा है, नहीं, उसमें तो हमने डॉपिंग करके रखा है। जब डॉपिंग करके रखा है तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और होल की मतलब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बदल गई क्या, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जैसे देखिए सेंस क्या है, सेंस क्या है इसका, जैसे ये एक सिलिकॉन का एक एटम, ये सिलिकॉन नहीं, ये दूसरा एटम, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, एक एटम आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 14, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 14 गो और प्रोटॉन भी कितना, 14। कितना होगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0, मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये भी सिलिकॉन का एटम है, ये भी न्यूट्रल है। तो जितने भी एटम्स हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या है, नेचुरली न्यूट्रल है, यही है ना। अब क्या करते हैं कि इस सिलिकॉन के बीच में हम क्या करते हैं, या जर्मेनियम के बीच में कुछ इंप्योरिटी ऐड करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ इंप्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं। तो इंप्योरिटी चाहे किसी भी मटेरियल का लो, जिस तरह ये सिलिकॉन मटेरियल है, जर्मेनियम मटेरियल है, कॉपर है, एल्युमिनियम, कोई भी किसी भी मटेरियल का एटम लो, उस मटेरियल का एटम ही ना यहाँ डॉप करते हैं। जैसे मान लेते हैं इसके बीच में हम फास्फोरस को डॉप करते हैं, क्या रख दिया हमने, ये फास्फोरस को रख दिया, यहां पर ये फास्फोरस आ गया। अब फास्फोरस के पास तो 5 गो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, फास्फोरस एटम के पास आउटर मोस्ट में 5 गो है, लेकिन फास्फोरस एटम जो है क्या वो न्यूट्रल नहीं है। फास्फोरस के पास जिस तरह सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 था, इसके पास इलेक्ट्रॉन 14, ये भी 14, उसी फास्फोरस एटम के पास भी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, वो भी न्यूट्रल होगा। अब मतलब ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब इसको रख दिया क्या, तो सिलिकॉन की दुनिया में इसको लाके पटक दिए हैं, ये इसके साथ कंबाइन कर लिया, ये इसके साथ कंबाइन कर लिया, ये इसके साथ कंबाइन कर लिया, यहां पर एक कोई सिलिकॉन है, ये इसके साथ कंबाइन कर लिया, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है। ये एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन बच गया जो किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये निगेटिव चार्ज हो गया, ये तो अभी भी न्यूट्रल है, जिस तरह ये सिलिकॉन न्यूट्रल है, ये अभी भी न्यूट्रल है। आई होप आपको ये सेंस क्लियर हुआ हो। जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां से भागेगा नहीं, ये एटम जब तक इलेक्ट्रॉन देगा नहीं या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, चार्ज का ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है, अब ना पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नहीं। तो जिस तरह सिलिकॉन जब हर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसी तरह सिलिकॉन के बीच में, जर्मेनियम के बीच में हमने कुछ इंप्योरिटी एटम को ऐड करते हैं, जो इंप्योरिटी एटम लाते हैं वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही तो होता है, बात समझ में है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ये फ्री है लगभग, ये किसी को दिया नहीं है, ये अभी भी न्यूट्रल है, जिस तरह ये सिलिकॉन न्यूट्रल है। अब ये पी टाइप को डॉप कर दिया तो ये पूरा मटेरियल बन गया कैसा, ये फास्फोरस मतलब पेंटावैलेंट ऐड कर देती, हो गया एन टाइप, और ये एन टाइप मटेरियल जो ये अभी भी न्यूट्रल होगा, ये अभी भी न्यूट्रल होगा। ये ऐसा थोड़ी है कि ये इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, कहने का सेंस ये होता है कि जो इंप्योरिटी की संख्या अधिक है जो कि हमको इलेक्ट्रॉन देगा,
अगर कोई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो यही इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और वो मूव करेगा। ये सेंस होता है। ये सेंस नहीं होता है कि ये निगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव। चलिए, तो ए पी टाइप मटेरियल इज न्यूट्रल। चलिए नेक्स्ट, आप लोग को मैं फिर कहूंगा, देखो आप लोग को मुझे याद दिलाना पड़ रहा है, पता नहीं क्या है। चलो मैं आप लोग को याद नहीं दिलाऊंगा। कहा क्यों याद दिलाऊं, क्यों कहूं मैं कि तुम लाइक करो या शेयर करो? नहीं कहूंगा, याद नहीं दिलाऊंगा। चलो जल्दी करो। तो ए पी टाइप मटेरियल इज न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं याद नहीं दिलाना है सबको। तो चलिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, नाइदर प्योर नॉर इम्प्योर, नन ऑफ दिस। इसमें से कोई नहीं होता है। जल्दी मार्क करो। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, नाइदर प्योर नॉर इम्प्योर, नन ऑफ द एबव। क्या होता है? जल्दी मार्क करें। एक्सट्रिंसिक ये रहा इस सवाल का सही जवाब, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। नहीं, इंट्रिंसिक में ही हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, वो एक्सट्रिंसिक बनता है। ये रहा सही जवाब। फॉरबिडन बैंड इज, फॉरबिडन बैंड क्या होता है? एबव कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के ऊपर होता है। बिलो वैलेंस बैंड या वैलेंस बैंड के नीचे होता है। बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ऑलवेज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द क्रिस्टल, हमेशा क्रिस्टल के ऊपर होता है। जल्दी मार्क करो अपने आंसर को। फॉरबिडन बैंड कहां होता है? ये रहा इस सवाल का सही जवाब, बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। एवरी टाइम ए कोवैलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन इट रिजल्ट्स इन, थर्मली जनरेटेड जो जब टेम्परेचर रेज होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है। वो एक कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने से क्या होता है ना, क्या रिजल्ट आता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से होल फ्री होता है, या कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है, या कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से इसमें से कुछ नहीं होता है। नहीं, अल्लाह करे कुछ ना हो इसमें से, अब बहुत परेशान है। एवरी टाइम ए कोवैलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन इट रिजल्ट्स इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री होल्स, इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर, नन ऑफ द एबव। जल्दी मार्क करो अपना आंसर। कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन होल का पेयर जनरेट होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, कहने का मतलब करस्पॉन्डिंग एक होल क्रिएट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन होल का पेयर थर्मली जनरेट होता है। कैसे? कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने से। नेक्स्ट, एन टाइप मटेरियल हैज इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी कैरियर्स, सभी जानता है। होल एज मेजॉरिटी कैरियर, सभी जानता है। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैरियर आर इक्वली नंबर, बिल्कुल सही है। पॉजिटिवली चार्जेस, बताइए एन टाइप मटेरियल हैज, इसमें से कौन सही है? हमने तो सबको सही कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी कैरियर, बिल्कुल सही है। होल सेल मेजॉरिटी कैरियर, ये तो और सही है। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर आर इक्वली नंबर, ये इससे अधिक सही है। पॉजिटिवली चार्ज है ना, ये तो सबसे सही है इसमें जितना है ना, सही का अगर हम सीक्वेंस लगाए तो है ना, तो ये यानी सही है, इससे अधिक सही है, इससे अधिक सही है, इससे अधिक, ये सबसे ज्यादा सही है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। जल्दी मार्क करें, अपना रिस्पॉन्स बताइए, जल्दी बताइए। एन टाइप मटेरियल हैज, ये रहा इस सवाल का सही जवाब, इलेक्ट्रॉन हैज मेजॉरिटी कैरियर, यही सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंटेन्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या कंटेन करके रखता है? मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ होल्स, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोबाइल चार्जेस। मार्क करो अपने रेस्पॉन्स को जल्दी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंटेन्स मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, more number of holes, equal number of electrons and holes,
इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोबाइल चार्जेस। कौन सही है, जल्दी मार्क कीजिए। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जितने उसमें इलेक्ट्रॉन बनते हैं उतने ही उसमें होल भी बनता है, क्योंकि वो प्योर है, उसमें अलग से कुछ नहीं लगा। सिलिकॉन है तो खाली हर एटम खाली सिलिकॉन का ही वो दुनिया है। जर्मेनियम है तो मटेरियल पूरा जर्मेनियम मटेरियल है, उसमें जर्मेनियम एटम के अलावा कोई दूसरा एटम नहीं है, इसलिए वो प्योर फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म है ना। तो उसमें अगर एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो एक होल बनेगा, 10 गो बॉन्ड टूटेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, 10 गो होल बनेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल इंट्रिंसिक में। ये तो एक्सट्रिंसिक होने के बाद ही होगा ये कहानी, बिल्कुल जब हम इंप्योरिटी ऐड कर देंगे तो ये टेम्परेचर के कारण बॉन्ड टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, फिर इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बनता रहेगा। जो इंप्योरिटी हमने ऐड किया उसके कारण हमारे पास ऑलरेडी विदाउट क्रिएटिंग एनी होल वी हैव इलेक्ट्रॉन, विदाउट क्रिएटिंग एनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव होल, ये हमको मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज ऑन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर पे चार्ज क्या होता है, एन टाइप नेगेटिव एंड पी टाइप पॉजिटिव, एन टाइप पॉजिटिव एंड पी टाइप नेगेटिव, बोथ हैव वी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोथ हैव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मिस्टेक है ये, बोथ हैव चार्ज, ये सी है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो समझ के जवाब दीजिएगा। चार्ज ऑन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर पे कौन सा चार्ज होता है, एन टाइप के पास नेगेटिव चार्ज एंड पी टाइप पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एन टाइप पर पॉजिटिव चार्ज, पी टाइप पर नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज होता है, या दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना, दोनों विद्युतीय उदासीन होता है। क्या है जल्दी बताइए, हमने जस्ट अभी ये इसको एक्सप्लेन भी किया है। ये रहा इसका सही जवाब, बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर है बात। लाइट इमिटेड बाय ए लेजर, लेजर के द्वारा जो लाइट दिया जाता है, इमिट किया जाता है, वो क्या है, हाईली मोनोक्रोमेटिक है, हाईली डायरेक्शनल है, हाईली कोहेरेंट है, या ऑल ऑफ दीज है, या ये सभी है। नहीं, हम सभी जानते हैं लाइट इमिटेड बाय लेजर इज व्हाट, तो इसमें से जो है वो सभी है, ऑल ऑफ दीज, हाईली मोनोक्रोमेटिक है, हाईली डायरेक्शनल है एंड हाईली कोहेरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम नियॉन लेजर इज, हीलियम और नियॉन लेजर जो है उसमें क्या होता है, 3 लेयर लेजर है ये, 2 लेवल लेजर है ये, 4 लेवल लेजर है ये, या नन ऑफ दीज। कितना लेवल होता है इसमें, है ना, स्पॉन्टेनियस इमिशन, एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड इमिशन, है ना, ये कैसे हम अचीव करते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन ना। सो हीलियम नियॉन लेजर इज ए 3 लेवल लेजर, 2 लेवल लेजर, 4 लेवल लेजर एंड नन ऑफ दिस। ये रहा इसका सही जवाब, 4 लेवल लेजर होता है। नहीं, कितने लेवल, 4 लेवल लेजर होता है। 4 एक्साइटेड स्टेट, 4 एनर्जी स्टेट हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं, है ना, एक्साइटेड स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट, ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट, इन स्पॉन्टेनियस इमिशन, एक स्पॉन्टेनियस इमिशन में एटम्स आर इनिशियली इन द एक्साइटेड स्टेट, एटम जो है शुरुआती दौर में वो एक्साइटेड स्टेट में होगा। ट्रांजिशन आर विदाउट एनी एड ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी, जो एटम का ट्रांजिशन होगा एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर, वो बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब बाहर से कुछ उसको दिए बिना होगा। वो बोथ ए एंड बी की दोनों के कारण होगा, या नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं होगा। इन स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन में एटम्स आर इनिशियली एट एक्साइटेड स्टेट,
ट्रांजिशन आर विदाउट एनी एड ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी, या बोथ, या नन ऑफ दिस। जल्दी मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को, कौन सा सही जवाब है। ये रहा आपके सामने सही जवाब, बोथ ए एंड। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ हीलियम एंड नियोन गैसियस एटम आर। हीलियम नियोन लेजर में जो हीलियम की मात्रा है, जो नियोन की मात्रा है, उसका रेशियो क्या होता है। ये रहा आपके सामने ऑप्शन 1:10, मतलब ये हीलियम नियोन है, मतलब हीलियम 1 और नियोन 10 पार्ट, हीलियम 10 पार्ट तो नियोन 1 पार्ट, या हीलियम नियोन दोनों बराबर इक्वल, या ये रेशियो क्या होता है। जल्दी मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को। द रेशियो ऑफ हीलियम एंड नियोन गैसियस एटम आर, that is the 10:1. This is the B is correct answer. Next question, laser stands for light amplification by, fill in the blanks है of light। क्या होगा इसमें, क्या भरिएगा सुटेबल वर्ड। लेजर स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, या बोथ, एंड नन ऑफ दिस। लेजर नहीं आ गया ना आंसर, ये है LASER, नहीं लेजर। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, ये एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ पंपिंग यूज इन हीलियम नियोन लेजर इज। हीलियम नियोन लेजर में कौन सी पंपिंग स्कीम यूज की जाती है। दैट इज केमिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, इन इलास्टिक एटम टू एटम कोलिजन, या ऑप्टिकल पंपिंग। ये रहा आपके सामने, जल्दी पहले मार्क करिए। इन टाइप ऑफ पंपिंग यूज्ड इन हीलियम नियोन लेजर इज केमिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, इन इलास्टिक एटम टू एटम कोलिजन, ऑप्टिकल पंपिंग। मार्क योर रिस्पॉन्स, कौन सा सही है। ये रहा सही जवाब, इन इलास्टिक एटम टू एटम कोलिजन, हीलियम नियोन लेजर में। टू फॉर्म स्टिमुलेटेड इमिशन बनाना है अगर, ए फोटोन शुड मेक कोलिजन विथ एटम इनिशियली प्रेजेंट इन। To form a stimulated emission, a photon should make a collision with an atom. That atom initially present in where, कहाँ present रहेगा, ग्राउंड स्टेट पर, एक्साइटेड स्टेट पर, या बोथ, या नन ऑफ दिस। स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए जो एटम का कोलिजन होना चाहिए, वो एटम इनिशियली कहाँ पर होगा, ये है सवाल। इनिशियली प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, बोथ, या नन ऑफ दिस। कहाँ होगा, दैट इज द एक्साइटेड स्टेट, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज वेरी इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेजर लाइट। लेजर लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए इसेंशियल एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है। ये रहा ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस होना चाहिए, स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस होना चाहिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रोसेस होना चाहिए, या ऑल ऑफ दिस। जल्दी मार्क कीजिए अपना रेस्पॉन्स को, क्या होना चाहिए। एक लेजिंग एक्शन के लिए इसमें से कौन सही है। लेजिंग एक्शन के लिए स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस जरूरी है, स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस जरूरी है, या पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रोसेस जरूरी है, या ये सभी आवश्यक है। इसका आंसर है ये सभी आवश्यक है। इन एन ऑप्टिकल फाइबर, अब चले गए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर में। इन एन ऑप्टिकल फाइबर, इफ N1 is the refractive index of core और N2 is the cladding, core and cladding होता है ना। ये रहा आपके सामने, मैं हिंट्स दे देता हूं। ये आपका एक ऑप्टिकल फाइबर, ना, तो ये है आपका
कोर, ये क्या, कोर। ये इसके ऊपर ये पार्ट पार्ट क्या है, क्लैडिंग, क्लैडिंग। ये कोर है, इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है आपका N1 एंड N2 दैट ऑफ क्लैडिंग, ये रहा N2। कोर एंड क्लैडिंग का कौन सा ऑप्शन सही है, ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से अधिक होगा, या कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से कम होगा, या दोनों बराबर हो गए, या नन ऑफ द अबव, कोई नहीं होगा। जल्दी मार्क करो। एक ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, क्या कंडीशन होता है, यहां से लाइट इसमें इंटर करता है, मैं लाइट को इंटर भी करा दूं, ये लाइट इसमें इंटर किया और यहां से ये फिर मैं एक फिगर यहां पर इसको, है ना, इसमें इधर से लाइट इंटर करा, ये लाइट इंटर किया और ये इसमें ये ट्रैवल कर रहा है, ये इसको एस्केप नहीं करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करता है ना, वो कोर क्लैडिंग इंटरफेस को एस्केप नहीं करता है। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है कि लाइट मस्ट बी गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम मतलब क्या, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक हो। ये रहा आपके सामने सही जवाब, क्या चीज, N1 इज ग्रेटर देन N2, है ना, ये डेंस होना चाहिए, ये रेयर होना चाहिए, तब ना ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली रिड्यूस, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम किया जाए ग्रेजुअली टुवर्ड्स कोर क्लैडिंग बाउंड्री, देन इट इज नोन एज, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, स्टेप इंडेक्स फाइबर, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ देम। ये दोनों होगा या इसमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। द कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली रिड्यूस टुवर्ड्स द कोर क्लैडिंग बाउंड्री, ये कोर, ये क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, ये है कोर, ये क्लैडिंग। सवाल क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंडेक्स ग्रेजुअली रिड्यूस टुवर्ड्स कोर क्लैडिंग इंटरफेस, ये रहा कोर, ये रहा क्लैडिंग, ये रहा कोर क्लैडिंग इंटरफेस, कोर क्लैडिंग इंटरफेस। तो ये मान लीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर का ये एक्सिस ले लिया, तो इधर जाते हैं कोर क्लैडिंग ये रिड्यूस हो रहा है, या नीचे आते हैं तो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है, तो इसमें से कौन सा फाइबर होगा, जल्दी मार्क करें अपने आंसर को। ये रहा सही जवाब, दैट इज द ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। अगर ये यूनिफॉर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेप इंडेक्स फाइबर। नेक्स्ट, if N1 and N2 are refractive index of the core and cladding, then the acceptance angle is, what is the acceptance angle, this is the option sin inverse under root N1 square minus N2 square, sin inverse under root N2 square minus N1 square, sin inverse of N1 by N2, sin inverse of N2 by Na। जल्दी बताएं क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल कौन सा होगा, जल्दी मार्क करो अपने आंसर को। कोर और क्लैडिंग का ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 N2, इसमें से एक्सेप्टेंस एंगल का इक्वेशन कौन है, tan इनवर्स अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ N1 बाई N2 और tan इनवर्स ऑफ N2 बाई N1। ये रहा सही जवाब आपके सामने, tan इनवर्स ऑफ
अंडर रूट n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर। नहीं, न्यूमेरिकल एपर्चर बड़े है ना, दैट इज द साइन अल्फा या एक्सेप्टेंस एंगल। ये क्या होता है, अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2। ये एक्सेप्टेंस एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये कितना, अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। So this is the correct answer. Next, which of the following is true about numerical aperture? अभी हमने बताया भी दिया है, if n1 and n2 are refractive indices of the core and cladding respectively, तो न्यूमेरिकल एपर्चर के बारे में इसमें से कौन सा सही है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, रिस्पॉन्स कीजिए। n2/n1 डी आंसर सही होगा, नहीं नहीं सर जी, हमको तो लगता है कि बी आंसर सही होगा, है ना, जल्दी मार कीजिए अपना रिस्पॉन्स। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, दैट इज द n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। नेक्स्ट, इन मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, एक मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है, लाइट रे ट्रेवल fill in the blanks in different part of the fiber at different speed with a same speed, या दोनों या none of them। एक मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में जो हमारा लाइट ट्रेवल करता है वो डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट पार्ट से होते हुए, या विथ सेम स्पीड इन डिफरेंट पार्ट से होते हुए, या दोनों या नन ऑफ देम। मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को जल्दी। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ फाइबर्स। नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक सेंसर आर यूज टू मॉनिटर, फाइबर ऑप्टिक सेंसर में से किसको मॉनिटर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड फ्लो को, टेम्परेचर को, प्रेशर को, या ऑल ऑफ द एबव। ऑप्टिकल फाइबर सेंसर, तो ऑप्टिकल फाइबर सेंसर का यूज इसमें से सभी को मॉनिटर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, प्रेशर को भी, टेम्परेचर को भी, डिस्प्लेसमेंट एंड फ्लो को भी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट, द क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मार्क करो जल्दी। या बोथ ए एंड बी, ये दोनों सही होगा, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंस एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा या छोटा होगा, या बड़ा भी होगा या छोटा भी हो सकता है, या इक्वल होगा। जल्दी मार्क करें अपना रिस्पॉन्स। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये रहा सवाल का सही जवाब, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल एपर्चर रिप्रेजेंट व्हाट कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, न्यूमेरिकल एपर्चर क्या रिप्रेजेंट करता है ऑप्टिकल फाइबर का, लाइट गैदरिंग कैपेसिटी, लाइट डिसिपेशन कैपेसिटी, हीट डिसिपेशन कैपेसिटी, या मैग्नेटिक लाइन गैदरिंग कैपेसिटी। न्यूमेरिकल एपर्चर क्या इंडिकेट करता है, दैट इंडिकेट द लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ये रहा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेप्टेंस एंगल इज मैक्सिमम इफ द क्रिटिकल एंगल इज, एक्सेप्टेंस एंगल अगर अधिक होगा, द एक्सेप्टेंस एंगल इज मैक्सिमम इफ द क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम, मैक्सिमम, बोथ एन बी एंड नन। जल्दी मार्क करो अपने आंसर को, जल्दी मार्क करो कौन सा सही होगा। The acceptance angle is maximum if the critical angle is minimum, maximum, both A and B, none। जल्दी मार्क करो, ये रहा सही जवाब आपके सामने, ये मिनिमम। The acceptance angle is maximum if the critical angle is minimum। Next, 1 nanometer is equal to
है ना। 1 नैनोमीटर किसके बराबर है, हमने नैनो साइंस पढ़ा है। व्हाट इज दैट, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, नहीं, 10⁻⁹ मीटर को हम लोग नैनोमीटर कहते हैं। नैनोमीटर आर प्रोड्यूस्ड बाय, नैनोमीटर किस में से किसका उपयोग करके प्रोड्यूस किया जाता है, बॉटम अप टेक्निक, टॉप टू बॉटम टेक्निक, है ना, बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बॉटम अप टेक्निक से नैनोमीटर आर प्रोड्यूस्ड, और टॉप टू बॉटम टेक्निक का यूज करके हम नैनोमीटर यूज कर प्रोड्यूस करते हैं, या बोथ ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। मार्क करो अपने रेस्पॉन्स को जल्दी। ये रहा सही जवाब इस क्वेश्चन का, नैनोमीटर आर प्रोड्यूस्ड बाय बोथ ऑफ द एबव, विच वन, बॉटम टॉप टेक्निक, टॉप टू बॉटम टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the medical fiber nanotechnology, not fiber field, in the medical field nanotechnology is used, मेडिकल फील्ड में जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो यूज होता है का, टू रिप्रोड्यूस और टू रिपेयर डैमेज टिश्यू, आयरन नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक डिवाइसेस, ड्रग डिलीवरी, व्हीकल एंड एनालिटिकल टूल्स, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी मार्क करें, एक मेडिकल फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है, इसमें से कौन सा है, टू रिप्रोड्यूस और टू रिपेयर डैमेज टिश्यू, आयरन नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक डिवाइसेस, ड्रग डिलीवरी, व्हीकल एंड एनालिटिकल टूल्स, ऑल ऑफ द। ये रहा सही जवाब, ये सभी के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ नैनो मटेरियल इज इन जनरल वे में नैनो मटेरियल का साइज क्या होगा, ग्रेटर देन 500 नैनोमीटर, लेस देन 100 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 100 माइक्रोमीटर, या लेस देन 100 माइक्रोमीटर। कौन सा सही है? जनरली नैनोमीटर साइज को हम लोग इसमें से किस में रखेंगे कि लेस देन 100 माइक्रोमीटर को हम लोग नैनोमीटर के साइज को बोल सकते हैं, या 100 माइक्रोमीटर से अधिक को, या 100 नैनोमीटर से कम को, या 500 नैनोमीटर से अधिक को। मार्क करो अपने आंसर को, रिस्पॉन्स को जल्दी। ये रहा इस सवाल का सही जवाब आपके सामने, लेस देन 100 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट, नैनो मटेरियल आर यूज्ड इन, इसमें से नैनो मटेरियल हम कहाँ यूज करते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, मशीन टूल्स एंड हायर पावर मैग्नेट, मॉनिटर, टेलीविजन, इंजन सिलेंडर्स एंड एरोसेल्स, टेक्सटाइल, कंप्यूटर्स एंड इन मेडिकल फील्ड्स, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बताइए, मार्क करो। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, नैनो मटेरियल्स आर यूज्ड इन ऑल ऑफ द अबव। इसमें से हम सभी में नैनो मटेरियल यूज करते हैं, है ना। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज का लास्ट सेशन, 5वां ये टेस्ट सीरीज था। अप्लाइड फिजिक्स 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनकमिंग एग्जाम है, उस एग्जाम में हमारा आप लोग के प्रति एक शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, बहुत बेहतर परफॉर्म करें, अपना 100% दें, मेहनत करें। मिलते हैं नए कोर्स में, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।